गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 11th में अभी से पहले मतलब इससे पहले वाले लेक्चर्स में वेक्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। इससे पहले वाला जो दिन था उसमें मैंने वेक्टर रेजोल्यूशन बताया था स्पेस में अगर एक वेक्टर है, मतलब किसी वेक्टर ने अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म किया है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल फॉर्म किया है और जेड एक्सिस से गामा एंगल अगर उसने फॉर्म किया है तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आता है, या sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा, 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर गिवन है तो वहां से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे ढूंढते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने तुमको बता दिए, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो भी आज खत्म कर दूंगा और फिर बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो आज से पहले मान लो मेरे बताने से पहले तक तुमको मैथ्स आता था नहीं आता था उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बता देने के बाद से तुमको आना चाहिए, मतलब मैं जब खत्म कर दूंगा उसके बाद से तुमको वो आ जाना चाहिए। अब वो आ जाना चाहिए इसका मतलब जितना मैं बताऊंगा उतना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, याद कर लेना है, जो भी करना है। तुमको अगर प्रॉब्लम हो, मान लो बीच में कभी भी प्रॉब्लम हो, इस वीक लाइव क्लास नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीक मैं डेफिनेटली लाइव क्लास रखूंगा तो उसमें आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस संडे को वेक्टर्स में एक टेस्ट लूंगा तो प्रिपेयर रहना, मैं टाइम बता दूंगा संडे के सुबह को आई मेंशन द टाइम, ठीक है। जनरली मैं इवनिंग में ही रहता हूँ, मैं 3 से 4, 4 से 5 ऐसे टाइम में रहता हूँ, तो वहां पे आपका टेस्ट होगा संडे को वेक्टर्स में। तो जितना मैंने पढ़ाया है, जितना तुम्हारे नोट्स में लिखा है, जितना लेक्चर्स में गिवन है, उन सबको रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डीसी पांडे का हेल्प ले सकते हो, अगर आपको मॉड्यूल नहीं मिला है तो डीसी पांडे से क्वेश्चन सॉल्व करना और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। अब टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टेस्ट आपको हमेशा ये बताएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। आपको लग रहा होगा कि सर मेरे को तो वेक्टर्स बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन जब तक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे वो कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट में कोशिश करेंगे अच्छे मार्क्स लाने का। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक बच गया था वेक्टर में, जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको मिल सकता है क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और वो पैरेलल होंगे। मान लो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और यहां से यहां मान लो ये ए वेक्टर है, मतलब मैंने दो वेक्टर्स को यूज करके क्या किया है, पैरेललोग्राम बनाया है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, अगर ये यहां से यहां ए वेक्टर है तो यहां से यहां का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं ए मान सकता हूं, और यहां से यहां का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं बी मान सकता हूं। और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो वेक्टर एंगल है वो कितना है, थीटा का है। वेक्टर एंगल मतलब दोनों के टेल्स के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा वेक्टर एंगल होता है। तो मैंने वेक्टर एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। अब अगर आपको याद हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अपने बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास में तो पढ़ा होगा, 8 9 10 एनी ऑफ द क्लासेस यू मस्ट हैव रेड। आपने क्या पढ़ा होगा, अरे हटे ना यार, तुम क्यों परेशान कर रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ते थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। इसी का आधा कर देते हैं तो ट्रायंगल का एरिया मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हाइट कैसे ढूंढेंगे, तो हाइट के लिए क्या कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसको भी क्या कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो बेस, दोनों बेस और ऊपर वाले के बीच का जो परपेंडिकुलर गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइट। अब अगर देखो, अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। बी वेक्टर मतलब यहां से यहां का जो लेंथ है वो बी के बराबर है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल को भी क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं क्या। ऑपोजिट मेरे पास ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब अगर इफ दिस एंगल इज थीटा तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइड का लेंथ है
इसको b sin थीटा लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल को यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैं वो जो परपेंडिकुलर वहां पे है या जो हाइट वहां पर है उसको b sin थीटा लिख सकता हूं। अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो बेस के प्लेस में क्या लिखूंगा, ये मेरा बेस हो गया। अब मैं एरिया का मैग्नीट्यूड अगर लिखूं तो बेस के प्लेस मैंने a लिख दिया और हाइट के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, b sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। बेस के प्लेस में a लिख दिया और हाइट के प्लेस में लिख दिया b sin थीटा। अब a into b sin थीटा, सही कहीं तो देखा है a into b sin थीटा, ये अगर आपको याद हो तो ये जो a into b sin थीटा है वो एक्चुअल में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्या। ये a b sin थीटा जो है वो एक्चुअल में क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। इसका मतलब कभी भी अगर मुझे एक पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना होगा, कभी भी अगर मुझे एक पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके दो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का क्रॉस कर लूंगा और क्रॉस करने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर ढूंढ लिया जाए तो मैं उसका एरिया बता सकता हूं। क्या बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी में से मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी में से अगर मैं बोलता कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जैसे कि अगर मैं डायगोनल बना दूं तो ये डायगोनल क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या तुमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में ये सब पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। कॉन्करेंट ट्रायंगल्स मतलब इसको उठा के अगर इसको ऐसे रख दोगे, इस डायगोनल के अबाउट अगर ऐसे फ्लिप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा। अब मान लो ये नाम है P Q R, तो अगर मुझे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R, एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R, अगर मुझे उसका एरिया लिखना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, पैरेललोग्राम के एरिया को आधा कर दूंगा तो मुझे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। क्या अब इसमें ना क्वेश्चन आते हैं, आपको वेक्टर्स गिवन होंगे या वेक्टर्स आपको फाइंड करना होगा और उसमें से आपको क्या करना होगा, पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना होगा। मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, मुझे लगता है एक क्वेश्चन से ज्यादा की जरूरत होगी। एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, या एक क्वेश्चन आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि अपने को समझ में आना है या नहीं आना है। आज फ्राइडे है, आज मुझे बहुत नींद आ रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, सैटरडे संडे तो है ही सोने के लिए। सैटरडे संडे कर्फ्यू हो जाता है, कर्फ्यू हो जाता है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। पहले हम चाहते थे कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां हो, अब मिल जाती है 2 दिन की छुट्टियां। मतलब आई एम लविंग दिस कोरोना। कोरोना जो है वो मेरे लिए तो अच्छा क्या लेके आया है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा बहुत ही फ्रूटफुल है मेरे लिए। फ्रूटफुल इन द सेंस आराम करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन वैसे बहुत बुरा है, देश की हालत बहुत बुरी है, देश संकट में है, लिटरली देश इज ऑन संकट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड द संकट इज ऑन एवरी फ्रंट। हर जगह ये संकट है, लोगों की जॉब छूट रही है, सैलरी कट रही है, सैलरी कट रही है अपनी भी। यहां भी देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। मान लो ऐसा बोला गया है कि ये जो वेक्टर है वो है कुछ वैल्यू ले लो, इसका कितना ले लें, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये जो है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, और ये दूसरा जो है ये मान लो माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, कुछ ऐसा है। तो मेरे पास एडजेसेंट साइड्स है, एक है ए आई कैप प्लस बी जे कैप का और दूसरा जो है वो ए आई कैप प्लस सॉरी माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं P Q R S। अब आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम P Q R S। अच्छा, इसमें और भी एक साइड ले लो, और एक साइड क्या ले लोगे, यहाँ पर C K कैप मान लो, यहाँ पे माइनस C K कैप मान लो, ठीक है, तीनों कॉम्पोनेंट्स रहेंगे।
अब मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, वी नो, पता हो या ना हो ये जरूर लिखा करेंगे क्वेश्चन में, वी नो हमें पता है, मतलब सामने वाले को क्यों बता दे कि मुझे नहीं पता, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वी नो जरूर लिखेंगे, पता है भाई मेरे को तो पता था। वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो है वो एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो कैसे ढूंढते हैं, बनाते हैं एक मॉड बनाते हैं। मॉड में क्या लिखते हैं अपन, इधर लिखेंगे आई कैप, इधर लिखेंगे माइनस जे कैप और इधर क्या लिखेंगे के कैप, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप इस तरह से लिखेंगे। अब तुम ए वेक्टर इसको मान लो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम ए वेक्टर इसको मान लो या ए वेक्टर इसको मानो, मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, तो यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी, माइनस ए बी एंड माइनस सी। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आई कैप का टर्म लिखूं तो ये पूरा और ये पूरा कवर अगर हो गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस ऑफ सी इंटू बी, माइनस ऑफ सी इंटू बी, तो यहां पे पहला टर्म लिख दिया माइनस सी बी, फॉर्मूले का माइनस फिर बी इंटू सी, ये आई कैप का टर्म हो जाएगा। माइनस जे कैप का टर्म अगर लिखना होगा तो ये पूरा और ये पूरा कवर, माइनस ऑफ सी इंटू ए, पहला टर्म हो गया माइनस ऑफ सी इंटू ए, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस ए इंटू सी, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ए सी, ये माइनस जे कैप का टर्म हो गया। के कैप का टर्म अगर लिखा जाए तो के कैप का टर्म कैसे लिखेंगे, ये पूरा और ये पूरा कवर कर दो तो a इंटू बी यहां पर आ गया, पहला टर्म आ जाएगा a इंटू बी, फॉर्मूले का माइनस, माइनस ऑफ a इंटू बी इज माइनस ए बी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो मेरे पास आई कैप का टर्म कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 2cd आई कैप आ गया, माइनस ऑफ 2cd आई कैप मेरे पास आई कैप वाला टर्म आ गया। जे कैप वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस सी ए प्लस सी ए, ठीक है, माइनस सी ए प्लस सी ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा। ए बी माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा प्लस में 2ab के कैप। अब मुझे ये जो आया है इसका एरिया निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते थे, रूट ओवर ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस k के z का तो y का तो कोई कंपोनेंट है नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं, यहां पे हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। मैं दोनों से 4b स्क्वायर अगर बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ b, मैंने बाहर निकाल दिया, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम का एरिया है, ये जो गिवन पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या हो जाएगा 2b रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, बस आपको याद क्या रखना है कि अगर कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो a क्रॉस b फाइंड आउट कर लो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, और अगर कभी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल के एरिया में क्या लिख देना, पैरेललोग्राम जो आपने बनाया उसका एरिया फाइंड आउट कर लो, उसको आधा कर दो, इतना सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। तो मैं इसमें और क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है। सिंपली कभी भी बोला जाए कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b फाइंड आउट कर लो, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैंने तुमको सिखा दिया है, तो अब मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि सर आप 10 क्वेश्चन और करा दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने वेक्टर खत्म कर दिया, मेरे एंड से वेक्टर खत्म हो गया, मतलब मैं ऐसा समझूंगा कि मेरे को वेक्टर में जितना बताना था मैंने सब बता दिया है। अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है, तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम जो बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुमको अगर कोई डाउट हो रहा है, तुम्हारे पास जो भी बुक्स है एक्स वाई जेड जो भी बुक है तुम उसको सॉल्व करो। मैंने पर्सनली रिकमेंड किया है कि आप डीसी पांडे सॉल्व करो। तुम्हारे पास कोई और बुक है तो तुम उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर डाउट आता है आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, ठीक है, मैं आपको डाउट में हेल्प करूंगा। और मान लो इनकेस कभी-कभी मैं बताना भूल गया, जैसे कभी मैं बिजी रहता हूं तो शायद मैं डाउट नहीं देख पाता, तो अगर मैंने डाउट तुमने भेजा और मैंने अगर डाउट नहीं बताया, एक दिन में अगर मैंने नहीं बताया तो अगला दिन मेरे को रिमाइंड दिलाना कि सर मैंने ये डाउट पूछा था आपने नहीं बताया, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। लेकिन अब आपका काम है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व करोगे। वेक्टर्स में या पूरे फिजिक्स में ही ऐसा होगा, आप जितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे उतना क्लैरिटी आपको होगा,
क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो उतना मुश्किल आपको ही होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से वेक्टर्स एंड हो गया है। अब आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, कुछ ऐसा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सीखेंगे जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स के पार्ट, मैथ्स का सिलेबस होता है, लेकिन फिजिक्स में काम आएगा। इसमें क्या करने वाले हैं, इनको सीखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आज से पहले तुमको मैथ्स कैसा लगता था मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक चीज बोलूंगा कि आज के बाद से शायद अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना मैं बता दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे, तो तुमको शायद मैथ्स का जो डर था वो हट जाएगा थोड़ा बहुत। मतलब फिजिक्स में जितना मैथ्स आएगा शायद उसका डर हट जाएगा। और मैं स्टार्ट करूंगा, पहले अपन स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, जो आपने क्लास 10th में 9th में शायद कभी पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अब से ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री तो हमें आता है। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था, उस समय भी नहीं सीखा था, अभी नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख जाओ, जितना जरूरत है उतना जरूर सीख जाओगे। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से। अपने को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, और मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये जो एंगल है वो है थीटा। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एक एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर क्या होता है सर, बेस क्या होता है, ये सब देखते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब, कभी भी मैं बोलूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर बताओ, बेस बताओ, ऐसा कुछ मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको हमेशा याद रखना है एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो एंगल का परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये परपेंडिकुलर है किसके लिए, थीटा के लिए। ये एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर है, किसका परपेंडिकुलर, थीटा का परपेंडिकुलर है। और जिस लाइन पर ये एंगल और ये 90 डिग्री दोनों बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस। किसका बेस है, तो थीटा का बेस। बात समझ में आ रहा है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री हो सकता है, तो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा उसको हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे। एंगल के ऑपोजिट, एंगल के सामने जो साइड होगा उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फॉर द एंगल। और जिस लाइन पर दोनों एंगल फॉर्म होते हैं, दोनों एंगल कौन-कौन से बारे में बात कर रहे हैं, ये जो 90 डिग्री है और ये जो थीटा एंगल है, ये जिस लाइन पर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। अब मान लो अगर मैं बोलूं कि ये दिस एंगल इज थीटा और मैं इसका नाम अगर रख दूं अल्फा, मैं ये जो ऊपर वाला एंगल है अगर मैं उसका नाम अल्फा रख दूं, तो अल्फा के सामने ये आ जाएगा क्या, मतलब ये जो साइड है ना वो क्या हो जाएगा, अल्फा का परपेंडिकुलर हो जाएगा। अल्फा के जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, अल्फा का परपेंडिकुलर। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपको ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बताना है या ट्रायंगल का बेस बताना है, तो आप उनसे पूछो कि किस एंगल की बताना है। भाई दो ट्रायंगल, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, दो बेस हो सकते हैं। ये अल्फा के ऑपोजिट अल्फा का परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट थीटा का परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पर अल्फा और 90 डिग्री दोनों बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा फॉर अल्फा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो सबसे पहला बात तो आपको ट्रायंगल में ये याद रखना है, ठीक है। फिर कुछ बेसिक रिलेशंस हैं, कुछ बेसिक रिलेशंस है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये तुमने पहले भी पढ़ा है, मैं दोबारा से तुमको याद दिला देता हूं। बस मान लो मुझे लिखना है sin, सिर्फ sin का मतलब क्या होता है, सिर्फ sin का मतलब होता है sin इज अ रेशियो। sin किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो इज नोन एज sin। अब मान लो मैं sin थीटा का लिखना चाहता हूं, अगर मैं sin थीटा का लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा थीटा का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो एक ही होता है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस एक ही होता है। मैं यहाँ पे नाम के लिख देता हूँ A B C। तो अगर मुझे sin थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में ढूंढना होगा तो sin थीटा को अपन क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर के प्लेस में यहाँ पे लिखेंगे थीटा का परपेंडिकुलर जो है वो B into C, सॉरी BC लेंथ का है, और हाइपोटेनस जो है वो क्या है, AC लेंथ का है। तो sin थीटा लिख दिया मैंने ऐसे। मान लो मुझे sin अल्फा लिखना होता, अगर मुझे sin अल्फा लिखना होता तो यहां पर लिखते अल्फा का परपेंडिकुलर, ये ऐसा लिखते इसको
परपेंडिकुलर फॉर अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ऐसा लिख सकते हैं। अब अल्फा का परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा के ऑपोजिट जो होगा वो अल्फा का परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए बी डिवाइडेड बाय ए सी क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब इसी तरह से तुम बाकी सारे रेशियोज लिख सकते हो। अब मैं अगर जल्दी जल्दी तुमको रेशियोज बता दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो कुछ भी लिख सकते हो। क्या साइन थीटा अगर हो गया तो नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कॉस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मान लो अगर मेरे को लिखना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब थीटा का बेस, थीटा का बेस डिवाइडेड बाय थीटा का हाइपोटेनस। थीटा का बेस क्या है, थीटा का बेस था AB और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है AC। मान लो मुझे लिखना है कॉस अल्फा, अल्फा का बेस कौन सा है, अल्फा का बेस हो जाएगा CV, अल्फा का बेस CV डिवाइडेड बाय AC। उसी तरह अगर मुझे मान लो लिखना है tan थीटा, अगर मुझे लिखना होता है tan थीटा, तो tan का जस्ट मतलब क्या होता है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, tan। तो अगर मुझे थीटा का tan फाइंड करना है तो थीटा का परपेंडिकुलर इज BC एंड थीटा का बेस इज AB। उसी तरह अगर मैं tan अल्फा ढूंढता तो tan अल्फा को क्या लिखते, अल्फा का परपेंडिकुलर इज AB एंड अल्फा का बेस इज BC लिखा जा सकता है। अब कुछ रिवर्स वाले रिलेशन भी होते हैं, जैसे हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कोसेक थीटा बोलते हैं। क्या इसको, ये सब आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा है। उसी तरह सेक थीटा या कॉस थीटा जो है, सेक थीटा जो है उसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा जो है, tan थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, cot अल्फा का वैल्यू ढूंढना है। cot अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan अल्फा लिख सकता हूँ। क्या अब मेरे पास 1 tan अल्फा का वैल्यू कितना है, tan अल्फा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो अल्फा का परपेंडिकुलर इज AB, तो अल्फा का परपेंडिकुलर यहाँ पे AB लिख दिया डिवाइडेड बाय अल्फा का बेस इज BC। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे रिलेशंस लिखने आने चाहिए। लोअर क्लासेस में सीखा भी होगा, मैंने जस्ट रिवीजन के लिए तुमको क्या कर दिया है, बता दिया है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज भी ढूंढे थे। जैसे tan 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, sin 30 क्या है, cosec 30 क्या है। इन सब के वैल्यूज आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब पता नहीं मैं क्या पे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है, ये वैल्यूज याद कर लेने हैं। जब भी एग्जाम में ये वैल्यूज पूछे जाए तो आपको वो याद होनी चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पर tan, अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन लिख दो या कोसेक लिख सकते हो आप, कोसेक लिख देते हैं यहाँ पर, कोसेक, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉट। यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, अब लिखने का तरीका कैसे, देखो मैं पता नहीं आपको ये ट्रिक पता है या नहीं, शायद आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन सा ट्रिक है। अब ट्रिक पता होगा फिर भी आपको क्या करना है, ये टेबल याद होना चाहिए। ऐसे याद होना चाहिए कि मैंने बोला कि कोसेक 30 तो तुरंत में आप उसका वैल्यू बताओगे, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। बात समझ में आ रहा है, तो टेबल आपको इस तरह से याद रखना है। अब टेबल याद रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला टर्म क्या करेंगे, कैसे फिल करेंगे, सबसे पहला टर्म तुमको लिखना है 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है। यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले क्या लिख दो, 0 1 2 3 4, फिर जो भी आया उसमें सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 और सब में चला दो रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग और उसका वैल्यू अगर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब sin 0 कितना होता है, 0 होता है भाई साहब। sin 0 का वैल्यू है 0। 1/4 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2, मतलब sin 30 इज 1/2।
ये जब आप कैंसिल करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ रूट 2। साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पर जब आप इसको सेपरेट करोगे तो रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 60 कितना है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है। 4 से 4 1 कैंसिल हो गया तो ये रूट ओवर 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो साइन 90 क्या है 1 है। अब अपने को ये इस तरह से शायद अगर मैंने पहला चीज लिख दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है पहला वैल्यू आ रहा है 0। पहला वैल्यू मेरे पास 0 आया। ये मैंने ट्रिक बताया है, आप चाहो तो जानो, नहीं अगर आपको लगता है कि याद करना ज्यादा अच्छा है तो तुम याद कर लो भाई साहब, लेकिन वैल्यूज पता होना चाहिए। 1 बाई रूट 2, यहां पर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1। अब cos में क्या करते हैं, cos में आपको पता है उल्टा लिख देते हैं। cos 0 होता है 1, फिर यहाँ पे रूट 3 बाई 2 लगा दो, फिर ये 1 बाई रूट 2 लगा दो, यहाँ पे 1 बाई 2 और ये 0। अच्छा, tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब sin बाई cos होता है क्या? tan का मतलब sin बाई cos, मतलब इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दो, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दो, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड, इस वाले टर्म को डिवाइड और सिंपलीफाई कर दो। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 होता है। 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, रूट 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो रूट 3 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी वैल्यू इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अब सेक में क्या करना है, जो भी साइन का वैल्यू आया उसको रिवर्स करके लिख दो। मतलब यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, पहला टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी वैल्यू इज अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड हो गया। 1 अपॉन 1 बाई 2, ये क्या है 1 अपॉन 1 बाई 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 बन जाएगा क्या 1 अपॉन 1 बाई 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई रूट 3 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेक अगर लिखना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1, ये 1 आ गया, रिवर्स करके भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, उसको उल्टा करके लिख दो तब भी हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। लिख सकते हैं क्या ऐसा, उल्टा करके लिख दिया ना मैंने, इन्फिनिटी 2 रूट 2 2 रूट 3 1, सही है। कॉट के लिए क्या करते हैं, tan को उल्टा कर देते हैं। 1 by 0 is again undefined, 1 by 1 of root 3 is root 3, 1 by 1 is 1, 1 upon root 3, 1 upon infinity is 0। तो ये टेबल है। अब ये टेबल आपको याद रखना है। मैं जब आपसे पूछूं कि tan 30 कितना है तो आप ये टेबल बनाना नहीं स्टार्ट करोगे, पढ़ाया जाता है नो डाउट, सबको ये टेबल पढ़ाया जाता है, तुम्हें ही पढ़ाया गया होगा स्कूल कॉलेज में, लेकिन जब मैं तुमको बोलूं कि तुमको tan 30 का वैल्यू जानना है तो तुम तुरंत बोलोगे सर tan 30 मतलब 1 upon root 3। अगर मैं पूछूंगी भाई cosec 30 का वैल्यू कितना है तो cosec 30 तुम तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2 मतलब उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो cosec 30 क्या है 2 का वैल्यू है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं पूछना स्टार्ट करूं आप बोलोगे सर मैं लिख के बताता हूं, वो नहीं चलेगा भाई। वो 10th 9th तक में तुमने ऐसा कर दिया चल गया, यहाँ पर अब तुमको याद रखना है। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब जो दुनिया है ना वो 90 से बाहर भी जाएगी। इससे पहले वाली जो दुनिया थी उसमें हमारी दुनिया 0 से स्टार्ट होकर 90 पे खत्म हो जाती थी। अब 0 क्या 90 क्या 360 क्या 540 क्या, जितना मन करे उतना घूमेंगे और सारे एंगल्स फाइंड कर लेंगे। तुम जिस एंगल का वैल्यू ढूंढने को बोलोगे मैं तुमको वैल्यू ढूंढ के बता दूंगा। अब वैल्यूज तभी आप ढूंढ पाओगे जब आपको ये बेसिक याद है, अगर बेसिक नहीं याद रहेगा तो आप वैल्यूज नहीं ढूंढ सकते। अब देखते हैं सर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ढूंढने वाले हैं डिफरेंट एंगल्स। जैसे मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था ना तुमको, तो कुछ क्वेश्चंस में sin 120 की वैल्यू चाहिए होती थी, कभी cos 150 का वैल्यू चाहिए, कभी sin 360 का वैल्यू चाहिए, सब वैल्यू चाहिए होता था। मैंने वहां पर बोला भी था कि मैं तुमको क्या करूंगा, वैल्यूज ढूंढना सिखाऊंगा। अब देखो वैल्यूज कैसे ढूंढते हैं, यहां तक मैंने जो बताया है वो तो तुमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। अब जो भी मैं सिखाऊंगा उसको ध्यान से सुनने का है, क्योंकि शायद आपने ऐसा कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम ये जानते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हम जानते हैं ना। जो भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब 4 कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे हैं, यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है,
90 से 180 का सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 का तीसरा क्वाड्रेंट और 270 से 360 जो है वो चौथा क्वाड्रेंट। ऐसे डिफाइन करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब एक चीज याद रखना, 180 डिग्री का 180 डिग्री को पाई रेडियंस लिखते हैं। अब ये रेडियंस क्या है सर? तो जिस तरह से मैथ्स में एंगल्स को हम क्या करते थे, डिग्रीज में फाइंड आउट करते थे ना। मैथ्स में जब भी एंगल की यूनिट पूछी जाती थी तो हम डिग्रीज बोलते थे। फिजिक्स में एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियंस होगी। फिजिक्स में एंगल के लिए हम एक नया यूनिट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? रेडियंस। और आप याद क्या कर लेना, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। अभी इतना याद कर लेना बस। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको पाई बाई 2 लिख सकता हूं, इसको पाई बाई 2 लिख सकता हूं। 180 का मतलब हो जाएगा पाई रेडियन, 270 का मतलब हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2। 270 के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है? 3 पाई अपॉन 2। और 360 के प्लेस में वापस से क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ पाई। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब ये एंगल वाला बोलना भूल जाएंगे, अब ये पाई पाई के टर्म्स में याद रखेंगे। पाई पाई का तुमको एंगल बताना है। अब पाई पाई का एंगल को कैसे बताओगे? तो 90 का मतलब हो गया, ये ऐसा याद रख लो कि पाई जो है वो 180 के बराबर है, ऐसा याद कर लो अभी तो। अब अगर 90 लिखना है तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर 360 लिखना है तो 2 पाई लिख देंगे। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखना है, मान लो मैं बोलूं 120 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? अगर मैं बोलूं 120 डिग्री तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 120 डिग्री मतलब क्या है? 90 में कुछ ऐड कर रहे हो क्या? अगर 120 डिग्री के बारे में अगर मैं बोलूं तो तुमने क्या किया? 90 में कुछ ऐड किया ना, 30 ऐड किया। अगर 90 में मैंने कुछ ऐड कर दिया मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। हाँ सर, ये क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान था। मान लो मैं बोल रहा हूं कि 570 डिग्री, 570 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है ये बताओ। मैंने तुमसे पूछा कि ये जो 570 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये बताओ। अच्छा, अब 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है कैसे बताएंगे? तो क्या करते हैं, इसको 90 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो 570 डिग्रीज है उसको 90 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं सर। अब इसको अगर आपने 570 को 90 से डिवाइड किया तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना, क्वोशिएंट नहीं लिख रहे। जब 570 को 90 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ वो लिख रहे हैं, क्वोशिएंट नहीं लिखने वाले। तो 5 sin अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहां पे इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, 570 डिवाइडेड बाय 90। अब 90 से अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा? 90 into 6, 9 into 5 क्या होता है? 450 होता है। और 9 into 6 क्या होता है? 540 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 540। मुझे क्वोशिएंट से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? रिमाइंडर से। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 30 डिग्री का आ रहा है, आएगा ना। अब 540 का मतलब क्या है? 540 का मतलब था 90 को 6 बार गुना कर दिया मैंने। 540 का मतलब है 90 को मैंने 6 से गुना कर दिया। अब देखो यहां से आएंगे 90 हुआ होगा या पाई बाई 2, यहां से आएंगे 2 टाइम्स ऑफ 90 हो गया, ये 3 टाइम्स ऑफ 90 हो गया, ये 4 टाइम्स ऑफ 90, 4 टाइम्स ऑफ 90 तो 360 होता है ना। फिर और एक बार घूम जाओगे तो 5 टाइम्स ऑफ 90 हो गया। अब 360 में 90 अगर ऐड करोगे तो 450 हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? 360 में अगर तुमने 90 ऐड कर दिया तो वो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 450 में एक और 90 ऐड करोगे तब जाके 540 आएगा। तो 540 का मतलब मैं यहां कहीं पे था। अगर मैं 540 बोलता तो मैं यहां कहीं पे था। अब 540 में मैंने कुछ और ऐड किया है। अगर 540 में मैंने कुछ और ऐड किया है, कितना ऐड किया? 30 डिग्री और ऐड किया। 30 डिग्री और ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। क्या इसका मतलब ये जो 570 है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। बात समझ में आ रहा है क्या? या आप चाहो तो इसको क्या करो, आप इसको 360 से डिवाइड करो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 90 से डिवाइड करना बेस्ट है। 90 से डिवाइड को एनालाइज करना आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि आपको आइडेंटिफाई करना, ये समझ में आया क्या? जो भी एंगल गिवन है उसको 90 से डिवाइड कर लो और आप फाइंड आउट कर लोगे कि वो क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। क्या 180 से डिवाइड करने से आ जाएगा?
जैसे मान लो मैं बोलूं और एक एग्जांपल है, मान लो 1160 डिग्री, 1160 डिग्री और मैं आपसे पूछा कि भाई कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ढूंढ के बताओ। अब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, अब इतना बड़ा एंगल है, 90 से डिवाइड करना सही नहीं होगा, क्या करते हैं 360 से डिवाइड करते हैं इसको क्या करते हैं 360 से डिवाइड कर रहे हैं। 360 से क्यों डिवाइड कर रहे हो सर, क्योंकि जब ये एक बार पूरा चक्कर लगा देता है तो 360 डिग्री कंप्लीट हो गया क्या, एक चक्कर में 360, दो चक्कर में 720, तीन चक्कर में 1020, इतना कंप्लीट हो गया क्या, हाँ यार सॉरी 1080, तीन चक्कर में 1080। तो उसके बाद जब मैं रिमाइंडर देखूंगा तो मैं आसानी से बता सकता हूं क्या, देखो पता चल जाएगा। मैं इसको क्या कर रहा हूं 360 से डिवाइड करके देख रहा हूं, तो 90 से डिवाइड करो, 180 से डिवाइड करो, 360 से डिवाइड करो, किसी से डिवाइड करोगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 360 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं इसको लिख रहा हूं 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स क्या होता है 1080 हो जाता है। यहां पे 0 से 0 मैंने कॉमन लिया, सॉरी माइनस कर दिया, 16 माइनस 8 इज 8 और ये क्या हो जाएगा 80। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है 80 का, मेरे पास रिमाइंडर बचा है क्या। अब जो रिमाइंडर बच रहा है ना, मेरे वही मतलब क्या है, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि कौन से क्वाड्रेंट का है तो मुझे क्वोशंट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है रिमाइंडर से। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 80 का बच रहा है क्या, तो एक 360 चक्कर में पूरा एक कंप्लीट चक्कर में मैंने 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया, दूसरा चक्कर में मैंने 720 डिग्री एंगल कवर कर लिया, तीसरे चक्कर में मैं 1080 एंगल कवर कर चुका हूं। अब 1080 में कितना ऐड करूंगा 80 ऐड करूंगा ना, 1080 में अगर मैं 80 ऐड करूं तो यहां पे अगर 80 ऐड करोगे तो यहां कहीं पे आ गया, तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ गया। तो 160 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना। अगर एक एंगल गिवन है और आपसे पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये ढूंढो, तो बहुत ही आसान है। मान लो मैं आपको बोलूं कि कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई करके देखना, अरे रैंडमली कोई भी वैल्यू लिख दोगे ना तो तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो मैं बोलूं ऐसा है मेरे पास कोई एंगल, तो बड़ा सा वैल्यू ले लेते हैं 3367880, ठीक है। इसका बड़ा वैल्यू कभी जमाने में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए ले लेते हैं 3367880। और ये पूछा गया कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है भाई ढूंढ के बताओ, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये ढूंढने के लिए क्या करो, इसको 360 से डिवाइड कर दो, 360 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आएगा वहां से क्या कर लेंगे वापस से ढूंढ लेंगे कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अब 360 अगर है तो 360 अगर यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना है तो पहले तो 8 से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 into 8 36 into 9 हो जाएगा, ये 36 into 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 into 6 is 4 और ये 5, 9 into 3 is 27, 27 में अगर आपने 5 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 32, मतलब 324। तो 360 को अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3240 ऐसा कुछ आया होगा क्या। अब इसको आसान कर देते हैं, 7 minus 0 is 7, 6 minus 4 is 2, 3 minus 2 is 1, 127 और ये 8 कैरेट आ जाएगा यहाँ पे। अब 1278 है, 1278 है तो यहाँ पे क्या करोगे, जब इसको 3 से वापस से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तुम लिखो नहीं लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1080 मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1080 हो जाएगा, 8 minus 0 is 0, 17 minus 8, 17 minus 8 is 9, एक कैरेट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा है 198 बच रहा है क्या, और यहाँ से क्या आ जाएगा एक और 0 यहाँ पे कैरेट होके आ जाएगा। अब 360 360 into 5 कितना होता है 36, 180 का होता है। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया होता ना तो ये होता 1800 0 8, 9 minus 8 is 1, अरे ये तो बहुत अच्छा वैल्यू आ गया, वाह शानदार। ये तो 36 into 6 आ रहा है शायद, 36 into 6 कितना हो जाएगा, 6 into 6 is 8 और ये 1, 6 into 3 198। ये मैंने जानबूझकर नहीं लिया था भाई, ये खुद आ गया है 1980। तो ये क्या हो जाएगा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 360 से डिवाइड किया, मतलब 360 का मतलब एक चक्कर लगा दिया क्या मैंने। तो जब मैंने चक्कर लगाया
रिमाइंडर 0 आ गया मतलब मैं वापस से यहीं पे हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 360 है, या 360 यहाँ पे जो आएगा आप एंगल बोल देना, या तो 0 डिग्री है या वो क्या है 360 है। तो कोई क्वाड्रेंट तो नहीं बता सकते, एक्सिस का एंगल हो सकता है। समझ में आया क्या? तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये पूछा जाए, तो सिंपली क्या करोगे 360 से डिवाइड कर देना। 360 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो तुम्हारा क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब तुम चाहो तो कुछ क्वेश्चंस ले लो होमवर्क के लिए, तुम ट्राई करके देखना, और मैं बोलूं कुछ भी हो सकता है वैल्यू 1 2 7 3 4 5 2 0। Question 3 is 2 5 6 2 7. Question 4 is 1 2 2 2 3 3 3 4 4 0। ठीक है, ये चार है, आपको बस इतना बताना है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल। बात समझ में आ रहा है? आप चाहो तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे क्या है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, आप मुझे वो जो क्लासरूम ऐप है उसमें मैसेज कर सकते हो कि सर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, सिंपल डिवीजन करना है। तो आज मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तुमको जो बेसिक डेफिनेशंस होते थे वो बता दिया, एंगल को याद कैसे रखना है ये मैंने तुमको बता दिया, और एंगल याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने ये बता दिया कि अगर बड़े एंगल्स होंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो किस क्वाड्रेंट के हैं। अब आइडेंटिफाई करेंगे 90 से मत डिवाइड करना, 360 से डिवाइड करना। ठीक है, 360 से डिवाइड कर दो, सिंपलीफाई करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज।